नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। जल्दी ही विधानसभा की तारीखें घोषित होंगी ऐसा बताया जा रहा है। जिस प्रकार से सारा मंत्रालय और सारे मंत्री एग्रेसिव होकर पूरे महाराष्ट्र में कार्य कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जल्दी से काम खत्म करना है और चुनाव की घोषणा करना है। ज्यादा से ज्यादा सरकार कामों की शुरुआत कर रही है, उद्घाटन कर रही है। अमरावती में भी कई जगह के कार्यों के उद्घाटन हुए। दो बड़ी पार्टियां यानी दो महायुति, दोनों के पास तीन तीन बड़ी पार्टियां। लोकसभा में तो इस प्रकार का ही था कि महाविकास आघाड़ी महायुति ने यहाँ पर अलग अलग अपने चुनाव के प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन अब विधानसभा की स्थिति बहुत अलग होती है। अभी फिलहाल दो बड़ी संगठनाएं महाविकास आघाड़ी और महायुति, दोनों के पास तीन तीन बड़ी पार्टी, भाजपा एक अकेली और कांग्रेस एक अकेली। दोनों के पास सेना है, दोनों के पास राष्ट्रवादी भी फूटी है, सेना भी फूटी है। भाजपा मुख्य रूप से मुख्य प्रभाव में देखें तो भाजपा और कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियां ये। अब यह जहां तीन बड़ी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है तो निश्चित रूप से सीटों के बंटवारे पे बहुत रस्साकसी हो सकती है। तो क्या जिस प्रकार लोकसभा में यूपी के साथ में चुनाव हुए, विधानसभा में वह युति क्या कायम रहेगी? क्योंकि विधानसभा में बहुत सारे लोगों की अपेक्षा है। लोकसभा में तो ठीक है, लोगों ने केंद्र को देखते हुए जो प्रत्याशी उन्हें दिया गया उन्हें वोट दिया, लेकिन विधानसभा में लोगों की अपनी राय होती है, कार्यकर्ताओं की अपनी राय होती है, लोगों की अपनी आवश्यकताएं होती है, स्थानिक आवश्यकता होती है, स्थानिक लोगों की जरूरतें होती है। इन सारी जरूरतों को देखकर यहाँ पर व्यक्ति विशेष को भी महत्व आता है, साथ में पार्टी। कई बार व्यक्ति के कारण पार्टी आ जाती है और कई बार पार्टी के कारण व्यक्ति। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अभी जिस प्रकार से बीजेपी का कार्य चालू है, ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से उससे सत्ता हासिल करनी है, उसके लिए जो भी करना पड़े, यूटी भी क्यों न तोड़ना पड़े, ऐसी सूचनाएं और खबरें आ रही है। हमारे साथ में डॉक्टर अविनाश चौधरी, इनसे जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में युति के साथ में चुनाव लड़ना कितना घातक है और कितना उपयोगी है। डॉक्टर साहब नमस्कार। चुनाव की शुरुआत हो गई, आज से ही हमने चुनाव की पहली बिगुल आपने अपने लेवल पे नहीं करो, आपसे आज हम लोगों ने शुरुआत की है। क्योंकि अभी बहुत सारा संभ्रम है, कहीं पे भी ऐसा लग नहीं रहा। पहले तो लग रहा था कि चुनाव जनवरी फरवरी मार्च में होंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा के फेवर में भी पूरे महाराष्ट्र का माहौल नहीं है, तो भाजपा चुनाव नहीं चाहती। आपसे पूछूंगा मैं क्यों। और जहां तक सवाल है कि तीन महाशक्तियां दोनों तरफ से एक साथ में बैठी है, तो सीटों के बंटवारे में और आपसी मनमुटाव में किस प्रकार से संतुलन बैठे, क्या युति टिक पाएगी चुनाव तक? सगळ्यात पहिले तर तुम्ही जे म्हटलं की दोनों युति की बात कर रहा हूं, महाविकास की भी और महायुति की भी। इलेक्शन पोस्टपोन करण्याचा प्रश्न जास्त उपस्थित होत नाही, कारण 26 नोव्हेंबर 26 डिसेंबर ही कट ऑफ आहे। नोव्हेंबर 26 नोव्हेंबर सरकार बटाने, त्याच्या आधी तुम्हाला इलेक्शन घेणं जरुरी आहे, कारण अदरवाईज त्याच्यानंतर तुम्हाला गव्हर्नर रूल म्हणजे प्रेसिडेंट रूल लागून जाईल आणि मग त्याच्या परिस्थितीमध्ये कोणतेही विपक्ष असो किंवा सत्ताधारी पक्ष हो, यांना आपले अजेंडा इम्प्लिमेंट करण्यासाठी निश्चितच काही ना काही हर्डल्स येतात। त्यामुळे मला तरी वाटतं की सत्ताधारी पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष जेव्हा सत्तेत आहेत तो अशा प्रकारचा विचार करणार नाहीत। अनेक लोकांच्या मनामध्ये हा संभ्रम आहे की कदाचित थोडंसं मॅन्डेट भारतीय जनता पक्षाच्या किंवा एनडीएच्या किंवा युतीच्या, एनडीए म्हणजे नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स स्टँड्स फॉर अन युती, त्यांच्या विरोधात जाऊ शकतं। या अनुषंगाने इंटेन्शनली की आपण इलेक्शन पोस्टपोन करू, पण मला असं वाटतं तसं नाही आहे। जेव्हा कार्यकर्त्यांची लोकसभेपासून पूर्ण तयारी झालेली आहे, विधानसभेची तयारी पूर्ण झालेली असल्या कारणामुळे हा एक प्रकारचा लोकांची ज्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया किंवा प्रिंट मीडियानी पसरवलेली चुकीची बातमी होती की आमच्या विरुद्ध भारतीय जनता पक्षाच्या विरुद्ध मॅन्डेट आहे म्हणून, वास्तविकता तशी नाही आहे। अनेक प्रश्न उपस्थित झाले मागील 5 वर्षांमध्ये। आपण बघितले असेल की राजकारण वेगळ्या वेगळ्या कोलांटुड्या घेतल्या, वेगळ्या कडावर पलटलं,
अनेक घटना घडल्या ज्या सरप्रायझिंग होत्या, ज्या मागच्या 75 वर्ष इतिहासामध्ये भारतामध्ये कधी लोकशाहीमध्ये अशा घडलेल्या नाहीत. पण त्या मला असं वाटतं वेळेनुरूप होत्या, त्या काही खूप इंटेन्शनली केल्या असं नाही, त्या वेळेची ती आवश्यकता असं होती, त्यामुळे त्या तशा घटना घडल्या. अनेक घडामोडी झाल्यात, अनेक युती झाल्या, अनेक युती तुटल्यात. थोडीशी अनैसर्गिक घटना जी घडली की शिवसेनेसोबतचं जे 25 वर्षाचं जे बंधन होतं, म्हणजे उद्धव ठाकरेंसोबतचं जे आपली अटॅच उभाटा ज्याला म्हणतो आपण, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सोबत जे शिवसेनेचा, ते थोडंसं लोकांच्या मनाला खंत निर्माण जरूर केलं होतं. कारण या दोन्ही पक्षाची बेसिक जी नीव होती, जी पाया होता, तो होता हिंदुत्वाचा. आणि त्या अनुषंगाने सगळे प्रकार बघण्याचा दृष्टिकोन लोकांचा असल्या कारणामुळे ते लोकांना त्याची थोडी खंत वाटली. पण काही दिवसातच लोकांना त्याचा विसर सुद्धा पडलाय. कारण भारतीय जनता पक्षाने आपले हिंदुत्वाचे प्रिन्सिपल सोडले नाहीत. उद्धवरावांनी मला असं वाटतं थोडीशी त्या हिंदुत्वाच्या प्रिन्सिपल पासून फारकत घेतलेली लोकांना दिसते आहेत. ते मान्य करायला तयार नाहीत, पण लोकांना ऑब्व्हियसली दिसत आहेत की काय होत आहे आणि काय नाही होत आहे म्हणून. त्यामुळे युती नवीन युती झाल्यात, काही अनैसर्गिक युती झाल्या, मी मान्य करतो. कारण अनपेक्षित युतीपैकी सगळ्यात महत्वाची अनपेक्षित युती म्हणजे राष्ट्रवादी सोबत झालेली होती. अजितदादांसोबत युती कधी होईल असं कदाचित कोणत्याही कार्यकर्त्याला किंवा समाजामध्ये महाराष्ट्रामध्ये कधी लोकांना कधी 1% सुद्धा वाटलं नव्हतं. एका बाजूने हे अजितदादा विचार करण्याची त्यांची शैली वेगळी, त्यांचे जे स्टॉलवर्ड्स आहेत, त्यांचे जे नेते आहेत, त्यात एका विशिष्ट समाजाच्या लोकांची उपस्थिती, त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये असणारी विचारधारा वेगळी. त्यामुळे अशी युती आम्हाला तरी सगळ्यांना, कार्यकर्त्यांना सुद्धा वाटतं, सगळ्यांना वाटतं अनैसर्गिक युती आहे आणि ती कदाचित खरं टिकेल की नाही याच्याबद्दल सगळ्यांना शंका होती. आणि अजूनही ती शंका मला असं वाटतं 100% दूर झालेली नाहीये. कारण त्या शंकेचं कारण म्हणजे विचारधारा नसून ज्या सीट्स आहेत त्याच्या डिस्ट्रीब्युशन होणार आहे, वाटप होणार आहे, त्याच्यावरून कदाचित थोडेफार मतभेद निर्माण होऊ शकतात. आणि मैत्रीपूर्वक लढायचे हा जो एक मुद्दा मधात आला होता डिस्कशनसाठी, तो सुद्धा आता मुद्दा राहिलेला नाही की कोणत्याही प्रकारे अशा कोणत्याही मैत्रीपूर्वक लढत करायच्या नाही. जे काय असेल ते क्लिअर कट सीटचं डिस्ट्रीब्युशन करायचं. राहिला प्रश्न शिंदे गटासोबत म्हणजे शिंदे शिवसेनेसोबत, त्याच्याबद्दल वैचारिकता आमची फार चांगल्या प्रकारे मिळते आहेत. त्यांनी अजूनही त्यांची विचारधारा शिवसेनेसोबत, हिंदू विचारधारेसोबत अबाधित ठेवलेली आहेत आणि त्या प्रकारे ते काम सुद्धा करतायत. आणि कोणत्याही प्रकारचे मोठे डिस्प्यूट झालेले नाहीत, वैचारिक डिस्प्यूट झाले नाहीत. हायर लेवलला कदाचित मिनिस्ट्रियल लेवलला काही थोडेफार डिस्प्यूट झाले असतील. आणि सगळ्यांचा बालेकिल्ला सुद्धा सगळ्यांना माहीत आहे की विदर्भ हा भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला आहे, पश्चिम महाराष्ट्र शिवसेना, पश्चिम घड्याळाचा म्हणजे राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे, आणि मुंबई आणि आजूबाजूचा ठाणे आणि हा जो परिसर आहे हा शिवसेना आयदर उद्धव ठाकरे किंवा शिंदे गटांचा बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये त्यांना जास्त प्रतिनिधित्व देणं, प्राधान्य देणं हे स्वाभाविक आहे. आणि जेव्हा आपण युती करतो तेव्हा एक बेसिक रूल तयार केलेला जातो की जे स्टँडिंग आमदार आहेत त्यांना तर प्राधान्य देण्यात येईलच. अर्थात काही त्यात अपवाद असू शकतात की जे काही 100% निष्क्रिय होते किंवा ज्यांच्याबद्दल समाजामध्ये तेढा निर्माण झाला किंवा लोकांना निवडून येण्याची शंका फार कमी आहे, असे काही आमदार काही कारणास्तव किंवा हेल्थ ग्राउंडवर किंवा करप्शन ग्राउंडवर काही चार्जेस असतील किंवा ते निष्क्रिय असतील त्या ग्राउंडवर डिलीट केले जातील. पण मला असं वाटतं 90% जे आमदार स्टँडिंग आमदार आहेत त्यांना त्या प्रकारे प्राधान्य दिलं जाईल आणि युतीमध्ये जे लढले असतील त्यांना ते प्राधान्य दिलं जाईल. अर्थात काही ठिकाणी अशा घटना आहेत की जे पहिले युतीमध्ये लढलेले नाहीत किंवा आता युतीमध्ये आहेत पण ते दुसऱ्या पक्षाकडून लढले होते, प्रायमरीली ते त्या पक्षाचे नव्हते. उदाहरणार्थ आपण मोर्शीवरून मतदारसंघाचा आमदार पकडा किंवा अमरावतीचा आमदार पकडा, हे काँग्रेसकडून लढले, आता अजितदादांसोबत जाऊन बसते. त्यामुळे त्यांचा क्लेम स्टँड होत नाहीये कारण ते बेसिकली घड्याळाच्या चिन्हावर लढलेले नाहीत. त्यामुळे अशा ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचं डिस्कशन होईल असं मला वाटतं. मला माहित नाही कारण मी त्या लेवलवर कामच करत नाहीये, मी एक छोटासा कार्यकर्ता आहे. पण जे प्रेडिक्शन आहे आमचे कार्यकर्त्यांचे जे प्रेडिक्शन आहे कदाचित हा एक मुद्दा घेतला जाऊ शकतो. आणि त्यातल्या त्यात डिस्ट्रीब्युशनवर काही डिस्प्यूट येतील कोणत्याही संघटनेमध्ये, छोटी असो की मोठी असो, ती थोडीफार डिस्ट्रीब्युशनवर डिस्प्यूट येतातच. कारण शेवटी संख्या महत्वाची आहेत आणि जेवढे आमदार तेवढेच त्यांचे चीफ मिनिस्टरसाठी क्लेम राहतील. कोणत्याही राज्याचा एकंदरीत त्यांचा जे आलेख आहे तो त्या मुख्यमंत्र्यांसोबत अटॅच होतो की एखादं जर सरकार जर फेल होत असेल याचा अर्थ तो मुख्यमंत्री फेल झाला असं म्हटलं जातं, याचा अर्थ तो पक्ष फेल झाला किंवा निष्क्रिय झाला, निष्फळ झाला असं म्हटलं जातं. त्यामुळे मुख्यमंत्र्याच्या आजूबाजूला सगळ्या गोष्टी चालतात
अर्थात उपमुख्यमंत्री आणि सुद्धा सपोर्टिंग चेअर्स असतात, पण मुख्यमंत्र्याच्या नावाने ते राज्य ओळखलं जातं ही राज्यशास्त्रामध्ये बिलकुल अधोरेखित गोष्ट आहे. त्या परिस्थितीमध्ये प्रत्येक पक्ष हा विचार करेल की आमचा मुख्यमंत्री असावा, पण आता मुख्यमंत्री असावा तर त्याची मेजॉरिटी सुद्धा तेवढीच असायला पाहिजे किंवा मैक्सिमम आंकड़ा त्यांनी सैटिस्फाई करायला पहले मेजोरिटी के बाद में उसमें मैक्सिमम यूपी में उसका होना चाहिए. करेक्ट. ये सब चीजों को और दूसरा ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स भी कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको अगर 100 सीटें दिए आउट ऑफ दैट कितना % सक्सेसफुल हुए आप आपके कैंडिडेट चुन के लाने में, वो भी मैटर करता है. इसलिए ये सब फिगर कैलकुलेट करते हैं. मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पक्ष इस बार चीफ मिनिस्टर तो 100% बनाएगी. सत्ता तो आई चुन के नहीं, उसमें कोई हमको डाउट नहीं है. इस बार सरकार बैठेगी, क्योंकि क्या हुआ कि पिछले बीच में लोकसभा के समय थोड़ा महाराष्ट्र में ऐसा एक डाउनफॉल रहा हुआ है. अन्य कारण, बहुत सारे कारण थे. परिस्थिति बदली है लोकसभा से रवि, कुछ परिस्थिति सारी होती हुई वही होती है, वही है. युति आप तोड़ते हो क्योंकि आपके साथ में मुख्य आपसे जो कंपटीशन अभी कांग्रेस विचारधारा की है. कांग्रेस विचारधारा के लोग आपने आपके साथ में रखे हुए, वो लेकिन क्या कांग्रेस विचारधारा के वोट आपकी तरफ कन्वर्ट कर पाएगी? नाही, सगळ्यात महत्वाचं कारण लोकसभेमध्ये पराभूत होण्याचं कारण जे होतं, मुस्लिम समाज आणि बुद्धिस्ट समाजाने एक संख्यपणे सगळ्यांनी एकजुटीने काँग्रेसच्या पक्षामध्ये मतदान केलं. तो क्या अभी त्यामुळे ऐका ना, समीकरण दैट इज अभी मेरे अभी जातिवादी समीकरण होंगे जरूर है, पर जैसे जैसे आप छोटे इलेक्शन की तरफ जाते हो, लोकसभा से विधानसभा, होते जा रहे हैं. वो व्यक्ति विषयक होते हैं और नंबर ऑफ कॉन्टेस्टेंट भी बढ़ जाते हैं. उसमें हो सकता है कि पहले इसमें कांग्रेस इनको समझाने में यशस्वी होगी कि भाई आप इस बार रुक जाइए, आपको कुछ हम देंगे, विधानसभा में देंगे और बाकी जगह देंगे, जो भी आने वाले इलेक्शन है उसमें देंगे. उसके कारण हो सकता है कि कुछ ज्यादा रिवेंज हुआ नहीं, ज्यादा कुछ लोगों ने डिफेक्शन किया नहीं या कुछ बगावत किया नहीं, इसलिए काफी समर्थन में उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में वोट डाले. और उसमें भी देखिए ना, कहाँ है महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम और जो आप कांग्रेस के साथ में, ये बीजेपी के साथ में भी व्यक्ति उस टाइम रोका होगा कि नहीं रुक चाहिए, हम बाद में देखें. फिर आप अभी भी उनको नहीं, ये मास आपके पास में यदि 3 के साथ में युति करते आपके हिस्से में तो 100-120 से कोई सीटें ही नहीं आती है. नहीं, मास लीडरशिप की बात कर रहा हूं मैं, एक कम्युनिटी की लीडरशिप की बात कर रहा हूं कि गट्ठा वोटिंग नियर अबाउट 20 से 22% के ऊपर वोटिंग जा रहा है. जो एक चाल चला हुआ, एक साथ गट्ठा वोटिंग गिरा है, जो बुद्धिस्ट और मुस्लिम वोटिंग जो पड़ा है. अब उनकी अपेक्षा बढ़ गई है कि भाई हमारे भरोसे आप इतने सारे 100 के आसपास कांग्रेस कैंडिडेट चुन के लाए हैं, तो भाई हमको तो कुछ हमारा शेयर मिलना चाहिए. और कई सालों से मैं देखा है, अमरावती के बाद देखिए ना, अब अमरावती में इनका वोटिंग परसेंटेज 22 से 23% है मुस्लिम, 10 से 12% है, 17% बुद्धिस्ट वोटिंग है. उसके बावजूद भी आज तक यहाँ का एक भी आमदार मुस्लिम समाज का हुआ नहीं, ना तो महापौर हुआ इवन. तो अब 50 साल, अब महानगर पालिका बनने के लिए अभी 30 साल आसपास हो रहा है. अब अपने 75 साल हो गए अपन स्वतंत्र हो गए, उसके बाद के इलेक्शन चालू, उसके बाद आज तक एक भी आमदार इनका बना नहीं. तो उनका सोचना भी स्वाभाविक है कि भाई हमको एक बार तो भी मौका देना चाहिए. आप अमरावती डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे आती है. भाई 8 में से एक जगह तो हमको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और उस मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक भी है जगह उस टाइप की लीडरशिप भी होनी चाहिए. एक चुनाव लीडरशिप के है, नहीं, जहां तक अब लीडरशिप और जातिगत समीकरण का भी यदि सीट मांगते जाए उनके हो जाए, तो फिर वो वापस कहीं ना कहीं यूनाइटेड होने के ये नहीं रहेंगे. नहीं, लीडरशिप में इलेक्टिव मेरिट जिसको बोला जाता है, उसमें 3 फैक्टर होते हैं. पहला 30% कैरी करता है उस पार्टी का प्रेजेंस, उस पार्टी की पॉपुलैरिटी, उस पार्टी का एक्सेप्टेंस कितना है, उसकी विचारधारा क्या है. दूसरा 30% कैरी करता है, 33% उस पर्सनल आदमी का खुद का इन्फ्लुएंस कितना है उस मतदार संघ में, कि वह कितने सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है, किसको कितने कन्वर्ट कर सकता है आम कम्युनिटी में. बात आ गई ना, जातिगत समीकरण कहाँ आ गया. आदमी विषय उस समाज का वो व्यक्ति भी चाहिए जो सबको का इन्फ्लुएंस. और 30% जातीय समीकरण का कैलकुलेट होते हैं. तो इसमें 2 फैक्टर तो कॉमन ही है. जात का इनके पास प्लस पॉइंट है, इनके साथ इतना सारा वोटिंग है. दूसरा बैनर भी फिक्स है. सिर्फ पर्सनल इन्फ्लुएंस की बात है तो कभी कभी पर्सनल इन्फ्लुएंस इतना 100%, 66% होने के बाद क्या होगा, पर्सनल इन्फ्लुएंस अगर कम ज्यादा भी हो तो चल जाता है. तो मैं समझता हूँ वो देखते हुए अभी आपने देखे होंगे, मुझे लगता है कि जातिगत समीकरण के बजाय जिसमें नेतृत्व क्षमता है, वो पार्टी कोई भी हो, आप यानी बीजेपी हो, शिवसेना बीजेपी, यदि वो मुझे मराठा को देनी है, मुझे हिंदू को देनी है, मुझे मुस्लिम को देनी है, मुझे दलित को देनी है, तो फिर सोशल इंजीनियरिंग तो करना ही पड़ेगा ना. नहीं,
विदाउट सोशल इंजीनियरिंग, वोट के समय पे ठीक है। विदाउट सोशल इंजीनियरिंग पॉलिटिक्स चल ही नहीं सकता। इवन आप अगर बीजेपी की भी बात करोगे, इसमें भी सोशल इंजीनियरिंग है कि मराठा कैंडिडेट कितने हैं, माड़े कैंडिडेट कितने हैं, तेली कैंडिडेट कितने हैं, ब्राह्मण और बनिया लोगों को कितना अपन ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, कितने सालों से नहीं दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेगा नहीं करेगा, कौन से फैक्टर अपने को इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ये सोशल इंजीनियरिंग की बात के बगैर तो होगा ही वो नहीं। तो सारा कैलकुलेशन करके किस और प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग वोट कन्वर्ट हो सकते हैं, ये सारा कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो इसको सबको कंसीडर करके और ये विधानसभा चुनाव भी, यानी जो युति अभी है, युति तो अनैसर्गिक है जैसे आपने बताया, कहीं कहीं दूर दूर तक विचारधाराओं का मेल नहीं है, लेकिन उसके बाद दूसरा कि जब कार्यकर्ता आपका 20 साल से काम कर रहा है, अभी आप दूसरे को वोट देने को, तो वहां पे कार्यकर्ता भी फिर नाराज होता है। नहीं हुआ, ये एक्सेप्टेबल है कि लोगों की मानसिकता, बीजेपी के वोटर की मानसिकता दूसरे को जो हमारे विचारधारा के खिलाफ है उनको कन्वर्ट करने में काफी प्रयास करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी 100% कन्वर्जन होगा कि नहीं मालूम नहीं, नंबर परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम हो सकता है, ये हम डिनाई नहीं करते हैं। पर जहां तक के बात है कि इसलिए उनके एरिया में जहां जहां इन्फ्लुएंस है उसमें उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। पश्चिम महाराष्ट्र में अजित दादा को ज्यादा सीट दी जाएगी, मुंबई के साइड मुंबईला शिंदे गटांना दिला जाईल, विदर्भामध्ये आणि पश्चिम विदर्भ आणि पूर्व विदर्भामध्ये बीजेपीचं चांगलं काम आहे, त्यामुळे या भारतीय जनता पक्षाला इथे 60-63 पैकी जास्तीत जास्त सीटा दिल्या जाईल, अशा प्रकारचं ते बॅलन्सिंग केलं जाईल। राहिला दुसरा प्रश्न, बीजेपी भारतीय जनता पक्षाचं पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग, टोटल पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग सगळ्यात जास्त आहेत, आतापर्यंतचा त्यांचा प्रवास आहे, सेंटरमध्ये भारतीय जनता पक्ष बसलेला आहे, त्या कारणाने आणि आमच्या मागच्या सीटा स्टँडिंग आमदार सुद्धा सगळ्यात जास्त असल्या कारणामुळे आमचा तो क्लेम स्टँड होतो, भारतीय जनता पक्षाचा क्लेम जास्त स्टँड होतो। अशा परिस्थितीमध्ये कदाचित काही मतभेद जर आलेत किंवा काही डिस्प्यूट जर आले तर डिक्टेटिंग टर्म मध्ये भारतीय जनता पक्ष निश्चितच राहणार आहे। अजित दादांना मी असं म्हणत नाही की दुसरा पर्याय नाही आमच्यासोबत लढल्याशिवाय, ते लढू शकतात, ते फार मोठे नेते आहेत, पण तरी पण ते लॉसमध्ये राहतील। जर ते विभक्त होऊन जर वेगळे लढतील तर निश्चितपणे त्यांना जो भारतीय जनता पक्षाचा सपोर्ट मिळणार आहे, त्यांच्यापासून जो फायदा आहे तो मिळणार नाही, हे त्यांना चांगल्या प्रकारे। ये चीज तो बीजेपी के साथ में है ना, बीजेपी के साथ में लड़े तो बीजेपी की सीट कम होती है, बीजेपी की सीट बढ़ती नहीं है, नहीं तो अलग होने में तो फायदा बीजेपी का है। हाँ, ये तो हम भी बोलते हैं, सब बोल रहे हैं, और जो युति है, जो कमिटमेंट नाम की भी चीज होती है, तो ये बता रहे कि अलग होने में अजित पवार को फायदा, अलग होने में बीजेपी को फायदा, तो अलग होने में दोनों को फायदा है। अजित पवार को अलग होने में फायदा नहीं है, शिंदे को अलग होने में फायदा नहीं है, बीजेपी को अलग होने में फायदा है। हम अगर 288 सीटें लड़ते हैं, हो सकता है कि 170 सीटें पार कर जाएंगे, और उसके बावजूद भी जो कमिटमेंट नाम, पॉलिटिकल कमिटमेंट नाम की चीज होती है, उसको अपन ओवर पावर नहीं कर सकते। शिंदे साहब अगर अकेले लड़ते तो 10-20 में 2 डिजिट में जाएंगे कि नहीं मालूम नहीं है, पवार साहब अकेले लड़ते तो हो सकता है कि 2 डिजिट में जाएंगे कि नहीं मालूम नहीं है, 20-25 में सिमट जाए तो मालूम नहीं है। ऐसे कंडीशन, इसके बावजूद भी जो कमिटमेंट होती है पॉलिटिकल कमिटमेंट, आपके सहारे से वो है, हमारे सहारे से उनको फायदा है, उनको हमारा ज्यादा फायदा मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यानी आप उनको कंधे पे लेके चल रहे, आपके चक्के वो नहीं है। 100% नहीं है, 100% नहीं है, तो पूरा महाराष्ट्र जानता है। फिर सत्ता हासिल, क्योंकि लोकसभा में भी उसके हमको रिजल्ट हासिल करने के लिए राजनीति में सब करता था, बीजेपी फिर अलग क्यों नहीं चुनाव, दैट इज चुनाव के बाद में देखेंगे मैत्रीपूर्ण युति क्या होती है। तो आने वाले 1 महीने में ये चीजें को भी नकारा नहीं जा सकता, हो सकता है कि सब अलग अलग लड़ ले। आज के तारीख में उस तरह की पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है, पर जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, ये तो भी आंकड़े, अलग अलग लड़ने में महाविकास आघाड़ी का कितना नुकसान है? महाविकास आघाड़ी का अपना वोट बैंक फिक्स है। महाविकास आघाड़ी किस तरह से आपस में लड़ती है, उस पर भी बहुत सारे फैक्टर बने रहेंगे। जैसे यहाँ अगर लास्ट टाइम भी आपने देखे होंगे, युति अलग हो गई, इधर कोई चलेगा, उधर चलेगा, इधर बीजेपी अलग लड़े तो 180 सीट आ जाएंगी, तो क्या 170 सीट तो बीजेपी में, सीटों में बाकी की 6 पार्टी 5 पार्टी समझेंगी 100 सीटों में। बिल्कुल बिल्कुल अकेली बीजेपी यानी आज भी, क्योंकि उसमें 2 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट, 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के दरमियान हम जितने भी हमने काम किए, सोशल जो जितने भी हमारे योजना किए, जनता तक पहुंचाने में हम थोड़े असफल रहे। जो ट्रम्प कार्ड्स पे हमको ज्यादा भरोसा लगा था, वो कार्ड शायद उस मायने में ज्यादा नहीं चले। ऐसा नहीं लगा है कि आपको हम तो जीत के आ रहे, कुछ हमको आवश्यकता नहीं, दैट वो नहीं, ओवर एस्टिमेट नहीं किया था हमने।
हमारे सब योजना जो है हम जनता तक पहुंचाने में थोड़े से असफल 400 पार की भी योजना थी बहुत बड़ी। ये 405 की योजना तो हर पॉलिटिकल पार्टी को कुछ ना कुछ टारगेट देना ही पड़ता, अनलेस यू गिव अ हाई टारगेट अब पहुंचेंगे कैसे वहां तक। इसलिए उस चीज को लेके कुछ लॉसेस होंगे मैं नहीं जानता। 400 पार का नारा भी कहीं नुकसान का कारण नहीं रहा। 400 ही क्यों चाहिए करके नहीं, 400 पार का नारा इन्होंने उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करा के विपक्ष है वो तो आपकी हर बात को उस ढंग से कैसे उस तरह से उन्होंने नैरेटिव्स किया कि भाई अगर 400 सीटें इनको मिल जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। इस तरह का नैरेटिव उन्होंने बनाया, समझाने में कामयाब रहे वो समझाने में नहीं, उनको धूल फेंकने में, उनके गलत समझाने में कामयाब हुए। बात धूल फेंकने की नहीं, जो चीज देखो जो क्योंकि जहां तक संविधान का बात है, आरक्षण का बात, वो तो खत्म होने वाला नहीं है। जीत गया, पर फैक्ट ऑफ द स्टोरी क्या है, ना तो आरक्षण खत्म होने वाला, ना तो संविधान चेंज होने वाला है। तो ये चीज क्यों नहीं बता पाए हम? तो क्यों नहीं बता पाए? बेसिकली सारी चीजें थी, पावर था, पैसा था, बोलने की कला थी, मंच था, हर प्रकार की सुविधा, फिर आप जनता को समझाने में सादी बात नहीं समझा सकते। शुरुआत से थोड़ा सोसाइटी का देखने का अंदाजा इस तरह से रहा है कि जो सवर्ण के लोग हैं, जो कि ज्यादातर वोटर्स बीजेपी के रहे हुए, वो आरक्षण के खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे जिनके मन में थोड़ी थोड़ी सोच थी, उसमें घासलेट डालने का, घी डालने का काम इन्होंने किया है कहीं थोड़ा सा, कहीं तो भी, और उसका उनको एडवांटेज मिल गया है, और एक साथ उनका इकट्ठा होना उनके फेवर में चले गए। उन लोगों ने बिलीव कर, क्या फर्क पड़ेगा महायुति पर? लाडली बहन के फायदे तो निश्चित तौर पे होंगे, क्योंकि जिस तरह से उसका अभी प्रमोशन हो रहा है, बहुत सारे बेनिफिशियरी तो वो जो आपके वोटर से नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इसलिए हम सब लोगों की रिक्वेस्ट थी कि उसमें नंबर ऑफ इश्यूज का एक कितने उसके बच्चे हैं उस पे से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ताकि एक जो हमारे वोटर्स नहीं है, वोटर्स नहीं बोलने से जो विचारधारा से फार से अच्छे जुड़े नहीं है, उन लोगों तक के उसके इतना ज्यादा बेनिफिट ना जाए, जिसको जो डिजर्विंग है। ज्यादा बेनिफिट 70% बेनिफिट उन्हीं को जा रहा है, तो जो डिजर्विंग है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि उसमें कुछ दिन बाद मॉडिफिकेशन भी हो जाए, तो कोई नई बात नहीं होगी, और होना चाहिए उसमें मॉडिफिकेशन, ये सब लोग जानते हैं। नहीं लाडली बहन योजना लगाते तो बीजेपी का क्या नुकसान था? बीजेपी का मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा नुकसान था, और इससे होगा तो का पैसा तो एक दूसरी जगह इन्वेस्ट किया ही है ना। 2% स्विच ओवर वोटों का जरूर होगा, और कुछ कुछ मतदार संघ में 2% का स्विच ओवर भी मायना करता है, जहाँ 4-5 सीट वोट से भी जहाँ सीट आती है वहां 2% मायना करता है। और स्पेशली इसमें फीमेल वोटिंग बहुत जगह बहुत कम होता है, तो इसमें फीमेल वोटिंग की संख्या बढ़ सकती है। लोकसभा सीट 2% से आती है, तो फीमेल वोटिंग अगर बढ़ जाता है तो हो सकता है कि उसमें कुछ सीट में 10-12 सीट्स में फर्क जरूर पड़ जाएगा, और इसका बेनिफिट जरूर होगा। सस्टेनेबल ये योजना को बनाने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। करोड़ों रुपए की योजना आज तक के सस्टेनेबल किया है। इवन आप देखिए कि महात्मा फुले जन आरोग्य या पीएमजेवाई अरबों रुपए की योजना है, उसको भी अपन कई सालों से सस्टेन कर रहे हैं। इसलिए उसके मायने में तो 5-10% भी नहीं है, इसको भी सस्टेनेबल करेंगे। और इस 1500 रुपए का आप देखने का थोड़ा सा अपोजिशन का जो नजर ये है वो गलत है। ये 1500 रुपए ये सपोर्ट फॉर इमरजेंसी केयर के लिए, जैसे एखादी औरत के पास अगर इमरजेंसी बच्ची की ट्यूशन की भी फी भरने के लिए पैसे नहीं है, गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कुछ मेडिकल हेल्प के लिए पैसे नहीं, उस दरमियान कैसे करेंगे? नहीं, उस दरमियान 1500 रुपए की यूटिलिटी उनको समझ में आएगी। जैसे आमतौर पे गरीब फैमिली में आप देखते होंगे कि कुछ महीने के आखिरी पैसे बचा के अनाज के डब्बे में जमा करते थे, और वो इमरजेंसी में ही निकाला जाता था। तब वो जो रिलॅक्सेशन मिलता था, हस्बंड को रिलॅक्सेशन बोलूया उसको की नाही तुम्ही घाबरू नका, माझ्याकडे आहे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, अशा परिस्थितीमध्ये अशा ह्या 1500 रुपयाचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे, आणि त्यांचा एक मेंटल रिलॅक्सेशन किंवा त्यांना तो सपोर्ट सिस्टीम म्हणून आपण देतोय। हा काही पगारी भत्ता देत नाही आपण की बाई आहे, स्त्री आहे म्हणून तू 65 वर्षाच्या खालची आहे आणि 18 वर्षापेक्षा मोठी आहे म्हणून तू 1500 रुपये आमच्याकडून मानधन घे, हे कोणत्या प्रकारचं मानधन नसून एक प्रकारची सपोर्ट सिस्टीम आपण समाजाला प्रोव्हाइड करतोय। आणि स्पेशली हा जो घटक आहे अतिशय दुर्लक्षित घटक आहेत, त्यांच्यासाठी आपण ही स्कीम केलेली आहे। म्हणूनच त्याला इन्कम टॅक्सची अटॅचमेंट्स केलेली आहेत की ज्यांचे हायर इन्कम टॅक्स आहे, इन्कम टॅक्स पेअर आहे, त्यांना ही स्कीम लागू नाही आहेत। त्यामुळे हा जो एक वर्ग आहे समाजातला स्त्रियांचा, जो मजूर वर्ग आहेत आणि प्रताडित आहेत किंवा दुर्लक्षित आहेत,
किंवा दुर्गम भागामध्ये राहतो त्या भागांपर्यंत अंत्योदयापर्यंत हा स्कीम पोहोचायला पाहिजे आणि त्यांच्याकडे एक सपोर्ट सिस्टीम असायला पाहिजे. कारण शेवटी पैशाचं काम पैसेच करतं. अशा परिस्थितीमध्ये याची मदत निश्चितचपणे समाजातल्या प्रत्येक घटकाला होईल म्हणून ही स्कीम लागू करण्याचं त्यातलं इंटेन्शन आहे. अदरवाईज हे काही आम्ही दानात देत नाही आहे लोकांना किंवा काही लोकांना आम्ही पगार देत नाही आहे. ही त्यांच्या समाजात त्या कुटुंबाकरता एक प्रकारची इमर्जन्सी सपोर्ट सिस्टीम आपण उभी करतोय. डॉक्टर साहब चर्चा तो बहुत ज्यादा करनी है। डॉक्टर साहब एक्चुअली हमारे न्यूज के पैनल पे है और वर्क का तरीका बीजेपी की तरफ से पूरा उनका जो ये रहा चर्चा बीजेपी की तरफ से रही है। बीजेपी का आज प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर साहब ने। एक जो योजनाएं चल रही है और सरकार के कार्यकाल युति होती है तो क्या नहीं होती क्या, बातों से सारा स्पष्ट है कि कोई भी कार्यकर्ता डॉक्टर साहब कार्यकर्ता को का प्रतिनिधित्व करते कार्यकर्ता की जो भाषा कार्यकर्ता क्या चाहता है यह डॉक्टर साहब यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता युति नहीं चाहता, क्योंकि युति में आम कार्यकर्ता जो ग्राउंड पर काम करता है जो शतरंजियां उठा रहा मेरी भाषा में उन लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए अकेले यदि भाजपा लड़ती भले डॉक्टर साहब ने 170 बताया लेकिन अकेले भाजपा लड़ने में और साथ में लड़ने में भाजपा की निश्चित जितनी सीटें आती है उससे डबल सीटें जरूर आने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। अब यदि अलग सकता अब ये बात कहाँ तक ऊपर के नेतृत्व में पहुंचती है और कहाँ तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि अलग लड़ने में क्योंकि भाजपा की अपनी एक विचारधारा सारी यंत्रणा और एग्रेसिव रहता है कि एग्रेसिव रूप में भी भाजपा यहाँ पे कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से फायदा तो भाजपा को अकेले लड़ने में हो सकता है। वक्त बताएगा कि इस फायदे को राजनीति में किस प्रकार से कैश किया जाता है या संबंध निभाए जाएंगे। संबंध निभाने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। आगे और बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे सब्जेक्ट पर डॉक्टर साहब से चर्चा होती रहेगी। आज तक के लिए बस नहीं, आप देखते रहिए सिटी न्यूज पे लगातार चुनाव और होने वाले आगे के तड़जोड़ आगे की घड़ामुड़ी सब पर हम लगातार बने रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, फेसबुक फॉलो करें, इंस्टाग्राम फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं और अमरावती के तमाम केबल नेटवर्क पर हमारा चैनल दिखता है। यदि नहीं दिखता है तो अपने केबल ऑपरेटर से जरूर उससे आप अपडेट करा लीजिए। हमारा चैनल सभी केबल नेटवर्क में दिखता है। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, आपके साथ पुनः वापस